हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे फॉर्मूलेज। जो न्यूमेरिकल्स हम अब इसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके लिए कौन कौन से फॉर्मूले की हमें ज़रूरत पड़ेगी और केमिकल काइनेटिक्स में कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं उन पे आज बात करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे इनके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले आज लिख लेते हैं और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो कौन कौन से फॉर्मूले हैं चलिए देखते हैं उसके। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन यानी R बराबर क्या होता है? डेल्टा X अपॉन में डेल्टा T। यानी R क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। डेल्टा X क्या है? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और डेल्टा T क्या है? टाइम में परिवर्तन। तो दूसरी रिएक्शन, दूसरा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर है 2। फॉर्मूला नंबर 2 आता है, देखो, आर्हेनियस इक्वेशंस। आर्हेनियस इक्वेशंस क्या? K बराबर A इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में क्या आ जाएगा? आर टी, ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, ये होता है। तो देखो K क्या है? K है रेट कांस्टेंट, A क्या है? आर्हेनियस कांस्टेंट और E क्या है? फ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। E A क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। R क्या है? गैस कांस्टेंट। T क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन। इसका देखो दूसरा रूप होता है आर्हेनियस इक्वेशंस का, लॉग K2 अपॉन K1 बराबर होता है EA अपॉन 2.303 R और ये होता है 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो देखो आरएनएस की जनरल इक्वेशंस तो ये है, लेकिन लॉग वाली इक्वेशन ये है। जब दो टेम्परेचर दिए हुए हों और उस पर एक्टिवेशन एनर्जी पूछ जाए तो ये वाली इक्वेशन लगेगी, और केवल एक ही टेम्परेचर दिया हुआ है उस पर एक्टिवेशन एनर्जी पूछ जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। दोनों ही आरएनएस इक्वेशन के फॉर्मूले हैं। फिर है फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 है K बराबर, यानी ये है आरएनएस इक्वेशंस हो गए, और ये K बराबर X अपॉन T, ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। K क्या है? रेट कांस्टेंट, T क्या है? टाइम, X क्या है? डिसोसिएट अमाउंट। फिर आता है नंबर 4। नंबर 4 फॉर्मूला है K बराबर 2.303 अपॉन में T लॉग बेस 10 A अपॉन में क्या आ जाएगा? A माइनस X। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये किसके लिए है? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ये तो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, फिर इसके बाद बात करते हैं नंबर 5। फिर आता है K बराबर 1 अपॉन T इंटू एक्स अपॉन में A से क्या आएगा? A माइनस एक्स। ये किसका फॉर्मूला? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। फिर आते हैं नंबर 6। K बराबर 1 अपॉन 2T और 1 अपॉन A माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। ये है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक,
तो कितने फॉर्मूले हो गए? 6। अब नंबर 7 की बात करते हैं। नंबर 7 है k बराबर 0.693 अपॉन में आएगा टी हाफ। नंबर 8, तो k क्या है? वही रेट कांस्टेंट। t क्या है? हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है। अब हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? यानी जितने समय में रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? हाफ। उसी समय को कहते हैं टी हाफ। टी हाफ कह दो 0.5, एक ही बात है। नंबर 8, इसके बाद देखो और फॉर्मूला 8 क्या बनता है? 8 फॉर्मूला बनता है n बराबर 1 प्लस लॉग T1 माइनस लॉग T2 अपॉन में आ जाएगा लॉग A2 माइनस लॉग A1। ठीक है। तो n बराबर 1 प्लस लॉग T1 माइनस लॉग T2 अपॉन लॉग A2 माइनस लॉग A1। तो ये वाला फॉर्मूला बना है। अब नंबर 9 फॉर्मूले क्या है? और फॉर्मूले कौन कौन से यूज इसमें हो सकते हैं? लेकिन देखो, अगर ये मान लीजिए प्रेशर दे रखा है, कंसंट्रेशन की जगह अगर आ जाए प्रेशर, तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा n बराबर 1 प्लस लॉग T1 माइनस लॉग T2 अपॉन में आ जाएगा फिर लॉग P2 माइनस लॉग T1। फिर देखो नंबर 9 फॉर्मूला। नंबर 9 फॉर्मूला क्या बनता है? और किसकी जरूरत पड़ेगी? रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, आरएमएस इक्वेशंस हो गई, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड, 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सारे ऑर्डर हो गए। और ये वाला फर्स्ट ऑर्डर के लिए k बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ, ये ऑर्डर वाला फॉर्मूला हो गया। और बनेगा इसमें फॉर्मूला एक बनता है टी हाफ इनवर्स प्रोपोर्शनल 1 अपॉन a की पावर n माइनस 1। और नंबर 10, फॉर्मूला नंबर 10 क्या बनता है? फॉर्मूला नंबर 10 देखिए क्या होगा। यानी टी हाफ हो गया, टी हाफ इनवर्स प्रोपोर्शनल 1 अपॉन a की पावर n माइनस 1। अब इन्हें देखो शुरू से देखते हैं। पहले एक फॉर्मूला और लिख लेते हैं किसी का। आरएनएस इक्वेशंस हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी ये हो गया, और ये चलिए। तो एक बनता है A बराबर AT बराबर A नॉट माइनस KT, A नॉट माइनस KT। अब देखिए फॉर्मूले हैं क्या? ये तो है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अभिकारक उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ है उसके जितने समय में उसमें परिवर्तन हो उससे भाग कर दो, रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगी। यानी डेल्टा x क्या है? विकारक उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। यानी डेल्टा x क्या होगा? x2 माइनस x1 अपॉन में क्या आ जाएगा? t2 माइनस t1। ये क्या है? आरएनएस इक्वेशन, रेट कांस्टेंट, आरएनएस कांस्टेंट, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक्टिवेशन एनर्जी, गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। यहाँ से हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं आरएनएस इक्वेशन से। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? जब हम रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में बदलते हैं तो रिएक्टेंट को दी गई एक्स्ट्रा एनर्जी ही कहलाती है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में जब तक रिएक्टेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा जब तक उससे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए प्रोडक्ट बनने के लिए रिएक्टेंट के पास दो फैक्टर होना जरूरी है। उसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के तो बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, और दूसरा फैक्टर उसके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन का होना जरूरी है। तीसरा क्या है? देखो लॉग। जब इसका ये तो आरएनएस की सामान्य इक्वेशन है, इसका लॉग लिया, लॉग लेकर के अब ये तो एक टेम्परेचर पे ये लगेगी और जब दो डिफरेंट टेम्परेचर हो तो ये वाली आरएनएस की इक्वेशन से ये लगेगी। इसमें क्या होता है? ध्यान रखना T2 की वैल्यू हमेशा T1 से होती है ज़्यादा। ध्यान रखना T2 की वैल्यू क्या होती है? T1 से ज़्यादा। जो टेम्परेचर ज़्यादा है वो T2, जो कम होगा वो T1।
जीरो ऑर्डर रिएक्शन K बराबर x अपॉन T, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट, टाइम, ये क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ये क्या है रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, x क्या है डिसोसिएट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, K बराबर 1 अपॉन T वही है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, डिसोसिएट। ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए फॉर्मूला है। अब ध्यान रखना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में जब हमसे पूछ लिया जाता है टोटल टाइम या पूछ ले उसकी बताओ जो x की वैल्यू है उसमें जो डिसोसिएट अमाउंट हुई है यानी रिएक्टेंट में से जो पदार्थ डिकम्पोज हो गया वो क्या है x। अब हमसे पूछ लिया है कि उसमें रिएक्शन जो हुई है उसको टोटल टाइम बताओ, तो उसके लिए हमें t निकालने के लिए k की जरूरत पड़ती है और k हम इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, यानी t हाफ हमें दे दिया जाएगा और यहाँ से t हाफ जब दे दिया जाएगा तो k निकाल के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाले इस फॉर्मूले में रख देंगे और यहाँ से निकल जाएगा t, यानी k की वैल्यू हमेशा वहाँ से आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपको टोटल टाइम पूछ रखा है यानी उसने टोटल टाइम नहीं दिया है तो टोटल टाइम है, टोटल टाइम कब निकलेगा जब k की वैल्यू पता होगी, k की निकालेंगे वहाँ से उसका t हाफ दे दी जाएगी। और सारी वैल्यू ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला जब होगा जब आपको किसी रिएक्शन के ऑर्डर का पता लगाना है। इस फॉर्मूले से हम रिएक्शन की ऑर्डर पता लगा सकते हैं कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। और ये वाला देखो उसका अगर मान लीजिए रिएक्शन ये कंसंट्रेशन है, अगर मान लीजिए कंसंट्रेशन के स्थान पर उसका प्रेशर दिया हुआ है तो फिर ये वाली इक्वेशन लगेगी log P2 माइनस log P1। इससे क्या है T हाफ इनवर्स प्रोपोर्शनल 1 अपॉन A की पावर n माइनस 1। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं T यानी T हाफ और A में हम बता सकते हैं संबंध। हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए T हाफ और उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन में इस वाले फॉर्मूले से हम संबंध बता सकते हैं क्या है T हाफ और A के बीच में। अब देखो AT बराबर A नॉट माइनस KT, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का फॉर्मूला है। AT क्या है उसकी, AT है रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, A नॉट क्या है, A नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, K रेट कांस्टेंट, T क्या है टाइम। तो ये सारे फॉर्मूले हैं। ये वाला फॉर्मूला देखो कैसे आया इस पे हम बात करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। और सारे फॉर्मूले तो हमने प्रूव किए हुए हैं, ये वाला फॉर्मूला देखते हैं। देखो ये फॉर्मूला कैसे आ गया, तो देखिए ये फॉर्मूला कैसे बना। मान लीजिए n ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हम प्रूव करते हैं इसको, यानी n ऑर्डर मींस कोई सी भी ऑर्डर हो सकती है रिएक्शन की। तो n ऑर्डर के लिए मान लिया मैंने कि एक मैंने ले लिया T1, यानी n ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड है उसको T1 मान लिया और T1 पे मैंने मान लिया उसकी कंसंट्रेशन है A1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n ऑर्डर फॉर n ऑर्डर रिएक्शन, n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी जब रिएक्शन की ऑर्डर n है तो फिर वहां पे क्या करेंगे, मान लीजिए यानी उसकी हाफ लाइफ एक फॉर्मूला हमारे पास T हाफ इनवर्स प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन A की पावर है n माइनस 1। अब देखो मैं मान लेता हूँ यानी जो n ऑर्डर की रिएक्शंस है उसका मान लिया पहला जो हाफ लाइफ हो T1 है और T1 पे उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन मालूम है A1। तो ये क्या हो जाएगा भाई T1 इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1 अपॉन A की पावर n माइनस 1। ये इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट। ठीक है, यानी जो एनोडरिक रिएक्शंस है उसका जो हाफ लाइफ है T हाफ को मैंने T1 मान लिया और इनिशियल कंसंट्रेशन जो A है उसको मान लिया मैंने A1। अब मान लो T2 मान लो, अगर दूसरा टाइम मैंने T2 मान लिया तो इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा A2 की पावर n माइनस 1। ये इक्वेशन बन जाएगी सेकंड। ये इक्वेशन सेकंड बन गई, यानी n ऑर्डर रिएक्शंस के मैंने T हाफ को एक बार T1 मान लिया और दूसरी को मान लिया T2, दूसरी बार T1 मान लिया। तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन T1 पे A1 है, पहले हाफ लाइफ पे A1 और सेकंड हाफ लाइफ जो सेकंड हाफ लाइफ पे T2 है उस पे मान लिया मैंने A2। इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड से अगर मैं डिवाइड कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, तो ये बनेगी फिर T1 अपॉन T2
बराबर क्या आ जाएगा, इनवर्स ही कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या बनेगा, a2 ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा a2 की पावर n-1 अपॉन में आ जाएगा a1 की पावर n-1। ये वाला आ जाएगा इन इक्वेशन फर्स्ट, मैंने सेकंड से भाग कर दिया, ये वाला ऊपर चला गया और इसकी मल्टीप्लाई 1 में होगी, ये आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ t1 अपॉन t2, t1 अपॉन t2 बराबर, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ a2 अपॉन में a1 की पावर क्या आ जाएगी, n-1, ठीक है, क्योंकि दोनों की देखो पावर सेम है तो a2 अपॉन a1 की पावर क्या लिख दिया मैंने, n-1। अब इसको दोनों तरफ से log ले लेते हैं, तो log लेके देखो क्या आएगा, log लेने पे क्या आता है, ये हो जाएगा log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर, log दोनों साइड्स, log दोनों साइड्स लेने पर। तो देखो भी क्या बनेगा, log ये बना log t2 अपॉन t1 बराबर क्या आ जाएगा, log आ जाएगा a2 अपॉन में a1 की पावर क्या आ जाएगी, n-1। log लेने पे ये आ गए। अब देखो इसको हल कर लो, log m अपॉन n किसके बराबर होता है, log m माइनस log m। तो log m अपॉन n को इसको रख दीजिए, log t2 माइनस log t1 बराबर क्या आ जाएगा, पावर पहले आ जाएगी तो ये हो जाएगा n-1 और ये क्या आ जाएगा, log क्या आ जाएगा, a2 अपॉन में क्या आ जाएगा, a1। इसको भी रख दीजिए, ये बराबर आ जाएगा n-1, ये क्या बनेगा, log a2 माइनस log a1, ये वाला बन जाएगा। अब ये n-1 के इधर मल्टीप्लाई में इसके बटे में आ जाएगा तो ये क्या बनेगा, log t2 माइनस log t1 अपॉन में आ जाएगा log a2 माइनस log a1 बराबर क्या आ जाएगा, n-1। तो क्या आ जाएगा, log t1 अपॉन t2, ये क्या है, t1 अपॉन t2, t1 अपॉन में क्या है, t2, यहाँ भी क्या आ जाएगा t1 माइनस t2, यहाँ भी क्या है t1 माइनस t2, ये वाला है ना t1 अपॉन t2। तो log t1 माइनस log t2 अपॉन log a2 माइनस log a1 बराबर n-1। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं n बराबर 1 को इधर ले आए तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, log t1 माइनस log t2 अपॉन में आ जाएगा log a2 माइनस log a1 आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला देखो वो बन गया। तो किसी भी रिएक्शन की ऑर्डर पता लगाने के लिए इस वाले फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। तो आज हमने केमिकल काइनेटिक्स में सारे फॉर्मूले पे बात करी, कौन कौन से फॉर्मूले हैं। अब इन्हीं बेसिस पर आगे इन पे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स पे। तो सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और हाफ लाइफ पीरियड और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को प्रूव करने वाले सवाल आते हैं कि प्रूव करिए ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है या नहीं। इन्हें टेबल वाले आते हैं, टेबल वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं और टी हाफ पूछ लेता है, टोटल टाइम पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो इस पे सभी में नेक्स्ट लेक्चर पे हम सारे न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे, सबको सॉल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर करते हैं समाप्त और मिलते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।